नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, वो क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द एसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एसाइक्लिक कंपाउंड। और साइक्लिक में भी हमारे पास में एरोमेटिक वाले क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? साइक्लिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एसाइक्लिक कंपाउंड। cyclic compounds are more stable as compared to the acyclic compound। ठीक है ना, जैसे कि अगर बात करें हम, ये साइक्लोप्रोपेन है और दूसरा क्या है? CH3। ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो साइक्लिक वाले क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द एसाइक्लिक। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि साइक्लिक में भी हमारे पास में एक जो होता है साइक्लिक और एसाइक्लिक, ठीक है ना। साइक्लिक और एसाइक्लिक जनरली ये हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होता है। जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर, जनरली वाली बात है। लेकिन अगर हम बोलें कि एक जो कंपाउंड है ना, ये है, और दूसरा कंपाउंड क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर कार्बन पर CH और यहां पर क्या लगा हुआ? नेगेटिव चार्ज। तो बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? ये A है और ये B है। देखो यहां पर क्या नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी है, ठीक है ना। तो जनरल वाली बात अगर अप्लाई करोगे आप, साइक्लिक वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द एसाइक्लिक, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते? ये बोलते कि ये होना चाहिए था। बट होता क्या हमारे पास में? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि ये ना हो करके क्या हो जाता है? यहाँ पर ये होता है, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही है? ये अब क्यों होता है ऐसा? तो ये इसी के लिए हमारे पास में क्या है? एरोमेटिसिटी। इसी के लिए क्या है? एरोमेटिसिटी है। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंडीशन, यानी कि हमारे पास में तीन तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो साइक्लिक वाला जो है यहाँ पर जो साइक्लिक वाला है, ये जो साइक्लिक है ना, ये साइक्लिक कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। कैसा है? एंटी एरोमेटिक। और ये वाला क्या है? नॉन एरोमेटिक है, यानी कि बोल सकते हो नॉन प्लेनर कंपाउंड है। नॉन प्लेनर कंपाउंड है, ठीक है ना। क्या है? नॉन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है? तो हमने क्या कहा कि ये जो है हमारे पास में क्या है? एंटी एरोमेटिक है, और ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना। तो अब से आप दिमाग में बिठा लो, क्या बात दिमाग में बिठा लोगे? कि सबसे ज्यादा जो होगा हमारे पास में एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, अगर हम लोग एरोमेटिक की बात कर लें। और दूसरा क्या होगा फिर? नॉन एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? सबसे कम स्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? सबसे कम स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक। तो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हमारे पास में कुछ सेट ऑफ कंडीशंस होते हैं। यानी कि हम लोग सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। किसको? एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ऑर्डर क्या रहा होता है, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या क्या ऑर्डर रहे होते हैं, तो देख लो। सबसे पहले जो है हमारे पास में वो होता ही है कि प्लेनर होना चाहिए। पहली बात तो साइक्लिक होना चाहिए। पहली बात क्या है? साइक्लिक होना चाहिए। तो पहला लिखो, सबसे पहला कंडीशन क्या है? साइक्लिक। साइक्लिक मतलब समझ में आता है ना, कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे से क्या होगा? डायरेक्टली अटैच्ड होगा, उसी को। और सेकंड हमारे पास में कंडीशन होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए? ये प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। और प्लेनर के लिए क्या बताया था? जनरली sp और sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। जनरली क्या होने चाहिए?
sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होने चाहिए, ठीक है ना। एंड द थर्ड कंडीशन इज कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंप्लीटली क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब समझ में आता है ना आपको? अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब समझ में आता है ना? सिस्टम कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसा होना चाहिए बताओ? कॉन्जुगेटेड मतलब क्या है बताओ? कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है? रेजोनेंस में बताया था ना यार। कैसा होना चाहिए? ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, या फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, ऐसा कुछ भी देखने को मिला तो वो क्या होगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। एंड फोर्थ वन इज द हकल्स रूल। फोर्थ क्या होता है हमारे पास में? हकल्स रूल। बाद बाकी चीजों के बारे में तो आपने पढ़ रखा है पहले ही, है ना। तो हकल्स रूल क्या होता है हमारे पास में? हकल्स रूल ये कहता है कि सिस्टम शुड बी 4n+2 होना चाहिए। सिस्टम कैसा होना चाहिए? 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। किसको ओबे करना चाहिए? सिस्टम शुड ओबे सिस्टम शुड ओबे 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। जहां पर कि n की वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी हमारे पास में इंटीजर वैल्यू हो सकती है। यानी कि मतलब कहने का मतलब क्या है? जीरो, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, ठीक ना। क्या बोल सकते हो? 0 1 n की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास में? 0 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। क्या हो सकता है? n की वैल्यू वेर n की जो वैल्यू है हमारे पास में क्या हो सकती है? 0 1 2 3 कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक ना। तो ये हमारे पास में चारों कंडीशन क्या करने हैं? फुलफिल जब करता होगा कंपाउंड, वो कंपाउंड कैसा कहलाएगा? किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक ना। तो अब देखो, हकल रूल के लिए एक कंडीशन तो पहली बात ये होती है कि ये किसके लिए रहा होता है? प्लेनर सिस्टम के लिए। किसके लिए? प्लेनर, ठीक ना, प्लेनर सिस्टम। और दूसरी बात है क्या? मोनोसाइक्लिक के लिए। कहां पर देखेंगे? मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक मतलब मोनो का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है ना। मोनो का मतलब होता है 1। तो जहां पर सिंगल साइकिल होगा वहां पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो हकल रूल की बात कहां पर करी जाएगी? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। कहां पर? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। और दूसरी बात क्या है? मोनोसाइक्लिक के बाद प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। सिस्टम को क्या ओबे करना होगा? 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ओबे करना होगा। यानी कि 4n+2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उतने अगर मतलब वहां पर n का वैल्यू अगर 0 1 2 3 ऐसा कुछ आता है तो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो, ठीक है ना। बोलो, बात समझ में आ रही है ये? जैसे कि द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज व्हाट? बेंजीन, है ना। तो बेंजीन में अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो कि एरोमेटिक कंपाउंड का रहा होता है, वो क्या होता है? बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन। हाँ, तो देखो, जैसे कि अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन है, देखो आप, सबसे पहली बात, क्या ये साइक्लिक है? हाँ बिल्कुल है। क्या यहां पर प्लेनर है ये? हाँ है, क्योंकि सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तीसरा कंडीशन क्या था? कंप्लीटली कॉन्जुगेशन। हाँ है ना, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है कि नहीं? कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है ना।
और उसके बाद क्या हमारे पास में, हकल्स रूल। हकल्स रूल मतलब क्या, 4n+2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, उतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे पास में। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बताओ, कितना पाई बॉन्ड है, 6। यहां पर क्या हो जाएगा 6, तो 4n+2 क्या हो गया हमारे पास में, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। मतलब ये हकल्स रूल को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है, ठीक है ना। तो चारों कंडीशन को ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, इसी वजह से ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। हेंस बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना आया हमारे पास में, 1 निकल करके आया, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास में क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन। पाई इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन में नेगेटिव चार्ज हो गया या फिर एक पाई बॉन्ड है, ये क्या हमारे पास में, पाई बॉन्ड। इन सब के लिए पाई इलेक्ट्रॉन कितना काउंट करते हैं हम लोग, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो, पॉजिटिव चार्ज रहा तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन। वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, है कि नहीं। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या, एंटी एरोमेटिक, व्हाट आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो एंटी एरोमेटिक के भी हमारे पास में फर्स्ट जो 3 कंडीशन है ना एरोमेटिक के लिए, वो एंटी एरोमेटिक में भी रहे होंगे। कहां पर रहे होंगे, एंटी एरोमेटिक में भी रहे होंगे। हो गया है ना, इधर लिखना। नेक्स्ट अब देखो एरोमेटिक के बाद में आपको क्या देखना है, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक में हमने क्या कहा कि आपको क्या करना है, एक कंडीशन चेंज होगा। यहां पर ये हकल रूल को ओबे नहीं करेगा। हकल रूल डज नॉट ओबे। और ये कौन सा रूल को ओबे करता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ओबे करता है, ठीक है। तो लिख लो किसके लिए कंडीशन है ये, एंटी एरोमेटिक। अच्छा एक बात और, एरोमेटिक वाले में एक बात देखो आप, अगर आप n की वैल्यू नहीं निकालना चाहते हो, ध्यान दो, अगर आप n की वैल्यू नहीं निकालना चाहते हो तो सिंपल आप क्या करो कि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम काउंट करो, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक ना। तो एरोमेटिक के लिए पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 10, 14। इस तरह से आप क्या करते जाओगे, सॉरी 2 के बाद 6, 2, 6, 10, 14, 18, 22। इस तरह से अगर आता है इतना पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक ना। तो वो सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। या तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो या फिर आप एन की वैल्यू कैलकुलेट करो, चॉइस इज योर्स, ठीक है ना। आज दोनों ही हमारे पास में सेम ही बात है, ठीक है ना। चाहो तो आप ये कर लो, चाहो तो आप ये कर लो, ठीक है ना, आपकी मर्जी, ठीक है। आप बोलते हो ना मेरी मर्जी, हाँ बस वही मर्जी वाली है आपकी, ठीक है ना, कोई भी कर लो, ठीक है। अब इसमें देखो एंटी एरोमेटिक में क्या रहा होता है, 3 जो कंडीशन होते हैं वो तो इसमें भी रहे होते हैं। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, यानी कि ए डबल बॉन्ड बी सी पर या तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी बात नहीं करते हैं, फ्री रेडिकल की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं,
क्योंकि फ्री रेडिकल जो है ना उसमें हमारे पास में एक ही इलेक्ट्रॉन रहा होता है, तो वहां पर n की वैल्यू जो है ना हमारे पास में कंप्लीटली होल नंबर में नहीं आएगी, ठीक है ना, इसीलिए वहां पर उसकी बात नहीं हो रही होती है। और ये हकल रूल डज नॉट ओबे, ये ओबे नहीं करता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। इस पॉइंट में क्या आता है, डिफरेंस आता है। इस पॉइंट में क्या आता है, डिफरेंस आता है, किसमें, एंटी एरोमेटिक में, ठीक है ना। क्या क्या तो हकल रूल डज नॉट ओबे, ये हकल रूल को ओबे नहीं करेगा, तो किसको ओबे करेगा, कुछ ना कुछ तो ओबे कर रहा होगा ना। तो यहां पर क्या रहा होता है, ये इट ओबे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट ओबे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किसको ओबे करना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ओबे करना चाहिए, करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। तो यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, n की वैल्यू हो सकती है हमारे पास में 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए। और पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, वहां पर कहां शुरू होता है, 2 से ना, 2 में आप 4 ऐड करोगे 6 आएगा, 6 में 4 ऐड करते जाओ, जितना भी 4 ऐड करते जाओगे नेक्स्ट नंबर जो मिलेगा उतना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। पहला आप याद रखो 2, और यहां पर क्या होता है 4, क्या 4, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहां पर 4 8, यानी कि 4 से जो भी डिविजिबल नंबर होगा उतना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। 12 हो गया, 16 हो गया, या फिर हमारे पास में 20 हो गया, ऐसा कुछ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। कैसा होगा, ये कंडीशन भी साथ में फुलफिल करने चाहिए, ठीक है ना, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ठीक है ना, तब हमारे पास में ये रहा होता है, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखो नेक्स्ट, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में क्या ले लिया हमने, देखो क्वेश्चन क्या है ये, तो अब बता इसमें क्या आएगा, क्या ये साइक्लिक है, जी हाँ बिल्कुल है। क्या ये यहां पर कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है या फिर प्लेनर है, पहले लिख लो, क्या ये प्लेनर है, तो हाँ ये प्लेनर है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, कॉन्जुगेटेड, तो ये क्या है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, क्या है ये, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। एंड फोर्थ कंडीशन हमारे पास में क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, आपको चेक करना पड़ेगा कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ओबे कर रहा है या फिर 4n+2 को ओबे कर रहा है, ठीक है ना। तो ये किसको ओबे कर रहा है, 4n को, 4n को ओबे कर रहा है, ओबे 4n। कैसे, हम डायरेक्टली बोल दिए, डायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो ना, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, क्या पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं, 4 है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना है, या फिर लिखो डायरेक्टली 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या, और इसी वजह से क्या होगा हमारे पास में, ये जो कंपाउंड है ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ, या फिर 4n इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास में, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक किसको बोलेंगे, ये जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के कंडीशन है उनके एक भी कंडीशन में फुलफिल नहीं होता है, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इफ एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक इज नॉट फुलफिल्ड, देन कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। तो लिखो नेक्स्ट इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नेक्स्ट क्या है,
if any of the condition of aromatic or anti-aromatic is not fulfilled, then compound will be non-aromatic. Then compound will be नॉन एरोमेटिक. तब कंपाउंड कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा. बोलो बात समझ में आ रही है? ये अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का, तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? हाँ, नॉन एरोमेटिक होगा. ठीक है. या फिर ओड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हो सकता है. क्या हो सकता है? ओड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो हमको क्या आना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना. पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 2 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 14 हैं, 18 हैं, 22 हैं, इस तरह से है, तो फिर वो सिस्टम कैसा होगा हमारे पास में? एरोमेटिक. बाद बाकी तीनों कंडीशन भी फुलफिल होने चाहिए. ऐसा नहीं कि बाद बाकी तीनों कंडीशन लगा नहीं रहे हो, पहले ही आपने क्या लगा लिया? हकल रूल लगा लिया. तो वो नहीं चलने वाला है. ठीक है ना. बाद बाकी तीनों कंडीशन भी फुलफिल होने चाहिए. एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, जहां पर n की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 ऐसा कुछ भी वैल्यू हो सकता है. तो कैलकुलेशन ऑफ क्या आना चाहिए आपको? पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखो, वैसे हमने बता दिया, लगता है बता दिया ना. अब अगर पॉजिटिव के लिए क्या होता है? 0 होता है, नेगेटिव के लिए 2 होता है, रेडिकल के लिए 1 होता है. बता दिया ना हमने, इससे पहले ही तो बताया ना. और अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो, अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे? नहीं, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट किया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में. ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे. पूछो क्यों? क्योंकि डिलोकलाइजेशन में तो एक ही पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, है कि नहीं. यहां पर हम लोगों ने बात किया था ना कि एट ए टाइम एक ही लोन पेयर या फिर एक ही पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में जाता है, और जितना डिलोकलाइजेशन में जाएगा उतना को ही काउंट करना है. ठीक है ना. तो यहां पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाएगा? 2. 4 हैं पाई इलेक्ट्रॉन, बट काउंट आपको कितने करने हैं? 2. ये जो काउंट करते हैं, कौन से वाले काउंट करते हैं? जो डिलोकलाइज्ड होते हैं. ठीक ना. कौन से वाले काउंट किए जाते हैं? डिलोकलाइज्ड वाले. और आपको डिलोकलाइज्ड का मतलब हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोगों ने रेजोनेंस इतना डिटेल में डिस्कस किया है ना कि नहीं. तो बताओ, क्लियर है बात? तो ये कंडीशन आपको याद होने चाहिए. बाद बाकी कंडीशन आप लगाओ और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आइडेंटिफाई करो. जैसे कि अब एक क्वेश्चन लेते, देखो इधर लिखना हो चुका है. एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है और इस पर पाई बॉन्ड है. तो बताओ क्या ये किस तरह कंपाउंड होगा? ये बताओ. एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, या फिर नॉन एरोमेटिक होगा? बताओ बताओ बताओ, किस तरह कंपाउंड होगा ये? बताओ रे. हाँ, कैसा कंपाउंड होगा ये? बोलो. क्यों? कौन सा? कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, ये है रियल रीजन. क्योंकि आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसे निकालने के लिए चले जा रहे हो? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, साइक्लिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बट यहां पर प्लेनर नहीं है. ये प्लेनरिटी कहां चली गई?
ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ना, तो ये तो टेट्राहेड्रल होता है, तो ये तो नॉन प्लेनर हो गया, है कि नहीं? तो प्लेनरिटी को जब ओबे ही नहीं कर रहा है, हाँ प्लेनरिटी को जब ओबे ही नहीं कर रहा है तो फिर ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लेनर ही नहीं है, नॉट प्लेनर, ये प्लेनर ही नहीं है, ठीक ना, प्लेनर नहीं है, और इसी वजह से ये कैसा हो जाएगा, बाद बाकी कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक रिंग है कि नहीं? डिलोकलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, 2 कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, डिलोकलाइजेशन भी नहीं होगा, प्लेनर नहीं है ये, डिलोकलाइजेशन, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन की बात, कंप्लीट क्या है पर डिलोकलाइजेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें? ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे और एरोमेटिसिटी को भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, बढ़ाएंगे, ठीक है। क्लास में कोई डाउट, कोई समस्या? ओके, थैंक यू।